आओ मित्रों, आज हम आपको मौर्य कला के बारे में बताते हैं। भारतीय जीवन में एकता स्थापित करने एवं परंपरा को अटूट रूप से सुरक्षित बनाए रखने के लिए जो प्रशस्त मानवीय प्रयास हुए हैं, उनमें कला का महत्वपूर्ण स्थान है। इस दृष्टिकोण से मौर्य काल का विशेष महत्व है, क्योंकि भारतीय इतिहास में मौर्य काल में ही सर्वप्रथम कला के उत्कृष्ट रूप दिखाई देते हैं। हालांकि इससे पूर्व भी भारतीय इतिहास कला की दृष्टि से समृद्ध रहा है। खासकर हड़प्पा काल में उच्च स्तर की मूर्तिकला तथा वास्तुकला का अस्तित्व था। फिर भी मौर्य पूर्व युग में संभवतः लकड़ी और मिट्टी का प्रयोग होता था, जो अधिक समय तक सुरक्षित नहीं रह पाया। पर मौर्य काल से कला क्षेत्र में पत्थरों का प्रयोग प्रारंभ हुआ, जो आगे चलकर भारतीय संस्कृति की अनमोल विरासत बन गई। मौर्य कला के कई प्रकार देखने को मिलते हैं, जिनमें स्थापत्य कला, मूर्तिकला, मृदभांड आदि थे। स्थापत्य कला में राजप्रसाद, स्तंभ, स्तूप, विहार आदि थे और मूर्तिकला में स्तंभ के ऊपर जो मूर्तियां थीं तथा स्वतंत्र लोक कला भी प्रचलन में थी। राजकीय कला का उत्कृष्ट उदाहरण मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त का राजप्रसाद है, जो वर्तमान कुम्हरार पटना में अवस्थित है। यहाँ से प्राप्त अवशेषों से इसकी विशालता का अनुमान लगाया जा सकता है। एरियन के अनुसार चंद्रगुप्त के राजप्रसाद की शान शौकत का मुकाबला न तो सूसा कर सकते थे और न एक बतनाही। यह सभा भवन 84 पाषाण स्तंभों वाला एक विशाल हॉल था, जो बलुआ पत्थरों से निर्मित थे तथा उन पर चमकदार पॉलिश की गई थी। फायान के अनुसार यह प्रासाद मानवकृत नहीं है, वरन देवों से निर्मित है। पतंजलि ने भी इस सभा भवन की प्रशंसा की है। मेगस्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र नगर के चारों ओर लकड़ी की दीवार बनी हुई थी, जिसके बीच बीच में तीर चलाने के लिए छेद बने हुए थे। दीवार के चारों ओर एक खाई थी, जो 60 फीट गहरी थी तथा 600 फीट चौड़ी थी। नगर में आने जाने के 64 द्वार थे। बुलंदी बाग की खुदाई में प्राचीर का अंश एक उपलब्ध हुआ है। मौर्य कला के सर्वोत्कृष्ट नमूने अशोक के एकाश्म स्तंभ हैं, जो उसने धम्म प्रचार के लिए देश के विभिन्न भाग में स्थापित करवाए थे। इसका श्रेष्ठतम उदाहरण सारनाथ का अशोक स्तंभ है। इसके शीर्ष भाग में पीठ से पीठ मिलाए 4 सिंह मूर्तियां हैं। उसके नीचे एक विशाल चक्र बना हुआ है, जो बुद्ध के धर्म चक्र प्रवर्तन से संबंधित है। इसी स्तंभ का शीर्ष भाग भारत का राजकीय चिन्ह है। अन्य स्तंभ लौरिया अरिराज पर बैल तथा लौरिया नंदनगढ़ पर सिंह की आकृति मिलती है। मौर्य काल में ही स्तूप निर्माण परंपरा का भी व्यवस्थित विकास प्रारंभ हुआ। स्तूप वास्तव में बौद्ध धर्म से जुड़ा एक धार्मिक स्थल है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक ने 84,000 बौद्ध स्तूपों का निर्माण कराया था। हालांकि इसकी प्रामाणिकता संदिग्ध है। फिर भी सांची स्तूप, भरूच स्तूप, केसरिया स्तूप मौर्य काल में बने प्रमुख स्तूप हैं। इसकी संरचनात्मक विशेषता को आप चित्र में देख सकते हैं। विहार मुख्यतः बिच्छुओं के निवास केंद्र होते थे। मौर्य काल में पहाड़ों को काटकर गुफा विहारों का निर्माण कराया गया। गया के बराबर एवं नागार्जुनी पहाड़ों में गुफा विहार के प्रमाण मिलते हैं। इनका निर्माण अशोक और उसके पौत्र दशरथ ने करवाया था। सुदामा, कर्णचौपर, गोपी, बर्थिका, विश्व झोपड़ी आदि इन गुफाओं के उदाहरण हैं। इन गुफा विहारों में भी चमकदार पॉलिश का प्रयोग किया गया था। मौर्य काल के दौरान मूर्तिकला का भी पर्याप्त विकास हुआ। मूर्तिकला के विकास को राजकीय व लोक कला दोनों रूप में देखा जा सकता है। राजकीय मूर्तिकला के तहत अशोक के स्तंभ के शीर्ष पर बनी विभिन्न आकृतियां हैं। लोक कला में विशेष यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां निर्मित हुई हैं। इन मूर्तियों में दीदारगंज पटना से प्राप्त चामरग्राहिणी यक्षिणी मौर्य मूर्तिकला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। चामरग्राहिणी यक्षिणी का मुख मंडल गोलाकार है, शरीर मांसल है तथा ओंठों पर हल्की मुस्कान है। उरोज उन्नत, कटी क्षीण और नितंब भारी हैं। आंखें तिरछी, अंग प्रत्यंग भरे हुए और चेष्टाएं लज्जायुक्त हैं। इससे संकेत मिलता है कि इस काल की महिलाएं अपनी देह यष्टि को लेकर सजग थीं। इसके अतिरिक्त बेसनगर से यक्षिणी परछम को यक्ष और वाराणसी से त्रिमुखी यक्ष की मूर्ति मिली है। इन्हें आप चित्र में देख सकते हैं। पटना से मिट्टी की मूर्तियां भी मिली हैं। इनके साथ दर्शाए गए खिलौने विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। बुलंदी बाग से एक नारी की मूर्ति मिली है, जो खड़ी व लंबी है। यह गतिमान है। इसके हाथ में डमरू है तथा इसने लहंगा पहना है। यहीं से मिट्टी के हंसते हुए बालक का सिरोभाग मिला है। इसकी बोली वाली हंसी मनमोहक है। कुछ प्रसिद्ध विद्वान जॉन मार्शल, पर्सी ब्राउन आदि मौर्य कला को ईरानी कला के देन के रूप में मानते हैं। मौर्यकालीन राजप्रसाद को ईरान के आखमीनिया वंश द्वारा निर्मित राजप्रसाद की नकल मानते हैं।
स्तंभ परंपरा को ईरानी परंपरा की नकल मानते हैं। कुछ चीज़ों में हो सकता है कि मौर्य कला ईरानी कला से मिलती जुलती हो, परंतु पूरी तरह उसकी नकल कहना नाइंसाफ़ी है। राजप्रसाद में, मौर्य कला के राजप्रसाद में लकड़ी व पत्थर का प्रयोग है और ईरान में मुख्यतः पत्थर का ही प्रयोग है। स्तंभ एकाश्म पत्थर से निर्मित हैं मौर्य कला में, जबकि ईरान कला में स्तंभ कई पत्थरों से जोड़कर बनाए गए हैं। मौर्य कला में स्तंभ चपाट व चिकने हैं, जबकि ईरान कला में स्तंभ दरारीदार हैं। मौर्य कला में स्तंभ के ऊपर उल्टा कमल है, जबकि ईरान कला में स्तंभ के ऊपर उल्टी घंटी है। मौर्य कला में स्तंभ के ऊपर पशु आकृति है और ईरान कला में स्तंभ के ऊपर मानव आकृति है। मौर्य कला में नीचे चौकी का आधार नहीं है, जबकि ईरान कला में है। तो मौर्य काल सिर्फ राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संदर्भ में ही विशिष्ट नहीं है, बल्कि भारतीय कला परंपरा के व्यवस्थित विकास की दृष्टि से भी उल्लेखनीय है। वस्तुतः मौर्य कला में न सिर्फ कला के विविध रूप व्यवस्थित और विस्तारित हुए, बल्कि कला में अन्य तत्वों का भी समावेश हुआ, जो आगे चलकर निरंतर विकसित होते हुए भारतीय कला व संस्कृति विकास के विशिष्ट लक्षण बन सके। इस प्रकार मौर्य कला भारतीय मूर्ति कला के इतिहास में युग प्रवर्तक मानी जाती है। आपको ये जानकारी, ये कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।